हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवती टीटी कॉलेज गंगापुर सिटी। फ्रेंड्स, आज का मेरा लेक्चर है ऑनलाइन क्लासेज में गुणात्मक एवं मात्रात्मक आकलन, है ना। गुणात्मक एवं मात्रात्मक आकलन, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट। दोस्तों, दो शब्द हैं आपके सामने, गुणात्मक एवं मात्रात्मक, है ना। मैं कुछ आपको बताऊं उससे पहले इन शब्दों का थोड़ा सा आपको परिभाषित कर दूं। गुणात्मक क्या होता है और मात्रात्मक क्या होता है। देखो दोस्तों, अच्छे से समझ लेना। जब हम किसी सामाजिक विज्ञान का मतलब मैं बताता चलो आपको, जैसे शिक्षा, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, है ना, दर्शन शास्त्र, प्रबंध शास्त्र, ये सब किसमें आते हैं? सामाजिक विज्ञान में। और एक दूसरा विज्ञान होता है भौतिक विज्ञान, जिसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, है ना। तो मतलब साइंस के जो विषय है, शाखाएं हैं, वो सब भौतिक विज्ञान है। तो दोस्तों, एक तो याद रखना कि सामाजिक विज्ञान का मापन, मूल्यांकन या आकलन गुणात्मक रूप से होता है, जबकि भौतिक विज्ञान का आकलन मात्रात्मक रूप में होता है ना। क्यों होता है? भौतिक विज्ञान का मतलब मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का क्यों होता है मात्रात्मक रूप में? क्योंकि दोस्तों, जो आपका भौतिक विज्ञान के तथ्य हैं वो सारे मात्रात्मक होते हैं, अंकों में होते हैं। हाँ, सामाजिक विज्ञान के भी तथ्य अंकों में हो सकते हैं, लेकिन उनका निष्कर्ष किसमें निकलता है? गुणात्मक निकलता है। इसलिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं शिक्षा की, छात्रों की, तो इसका दोनों तरह से हम आकलन करते हैं। ये तो जानते हो ना आप, आकलन क्या होता है, मापन क्या होता है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। तो हम छात्रों का आकलन करने बैठते हैं तो दोस्तों, हम पहले मात्रात्मक करते हैं और उसके बाद गुणात्मक करते हैं, ठीक है ना। अब मैं आता हूँ आपके मात्रात्मक और गुणात्मक आकलन के अध्ययन पर दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मात्रात्मक आकलन की, है ना। देखो, छात्रों द्वारा विद्यालय में दो प्रकार के विज्ञानों का अध्ययन किया जाता है। ये मैंने अभी बता दिया आपको, भौतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, है ना। भौतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान। अब मैंने बताया आपको, जैसे देखो, भौतिक विज्ञान के तत्व स्थूल होते हैं, है ना। ये यहाँ पर स्लाइड में स्कूल आ गया है गलती से, तो स्कूल नहीं, क्या है? स्थूल है। स्थूल समझते हो ना? मूर्त, कंक्रीट, ये शब्द आपको मैं पहले समझा चुका हूँ पिछले वीडियोज में, कि दो प्रकार के तत्व हमारे सामने आते हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल ऐसे तथ्य जो प्रत्यक्ष है ना, जो मूर्त है। अब बात आती है कि मूर्त, प्रत्यक्ष, स्थूल तथ्य किसे कहते हैं? तो जिनको हम देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जिनको हम देख सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, भार उसका अनुमान लगा सकते हैं। कैसे तथ्य होते हैं? वो स्थूल होते हैं, उन्हीं को हम प्रत्यक्ष कहते हैं।
उन्हीं को हम मूर्त कहते हैं, है ना। तो ये शब्द जो आपको लिखा है, ये लिखा है ना स्कूल, ये स्कूल नहीं है दोस्तों, क्या है, स्थूल है। क्या है ये दोस्तों, स्थूल, है ना। याद रखना इसको, क्या लिखा है मैंने स्कूल की जगह, स्थूल। स्थूल को और क्या कहते हैं हम, ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पर, मूर्त, है ना। क्या कहते हैं इसी को, मूर्त। ठीक है दोस्तों, चलो इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये आपके समझ में नहीं आएगा। ये देखो, ये आपका है स्कूल। अब स्कूल नहीं है ये, क्या है, स्कूल की जगह स्थूल। इसलिए समझा रहा हूँ आपको, इसको अर्थ समझ जाए। स्कूल की जगह क्या है, स्थूल। और स्थूल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, मूर्त कहते हैं, है ना, मूर्त। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखें, भौतिक विज्ञान के तत्व स्थूल है होते हैं तथा उन्हें मात्रात्मक रूप या संख्यात्मक रूप में मापा जाता है। मैंने समझाया आपको, जिनका भार, जिनकी नाप, जिनकी ऊंचाई, जिसकी लंबाई, जिसका क्षेत्रफल, जिसका आयतन, तो इन आदि रूपों में हम उसके परिणाम देते हैं। वो क्या कहलाते हैं, भौतिक विज्ञान के तत्व या स्थूल तत्व। ठीक है, आगे देखें। अर्थात यह एक आत्मक आकलन है जिसमें कोई वस्तु जिसकी भौतिक जगत में सत्ता हो। अब देखो, ये आ रहा आपको क्लियर, भौतिक विज्ञान का अर्थ, कोई वस्तु जिसकी भौतिक जगत में सत्ता हो, जिसमें आकार, विषय वस्तु, है ना, संख्या, इकाई आदि की उपस्थिति हो, ऐसे विज्ञान को भौतिक विज्ञान कहते हैं। आगे उदाहरण दे दिए मैंने इसमें आपको, जिसमें दूरी, लंबाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, वजन, आयतन आदि का मापन किया जाता है। जैसे अब 12 इंच बराबर 1 फुट, जानते हैं आप सभी, है ना। 12 इंच बराबर, अब ये बताओ तथ्यात्मक हुआ या गुणात्मक हुआ, तथ्यात्मक मात्रात्मक हुआ या गुणात्मक हुआ, जो 12 इंच बराबर 1 फुट, मात्रात्मक हुआ, क्योंकि इसमें कोई अगर मगर नहीं है, इफ एंड वाट नहीं है, सब एक सर्वमान्य तथ्य है कि 12 इंच बराबर 1 फुट। तो ये बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मात्रात्मक या संख्यात्मक वह आकलन है जिसमें बिल्कुल एक्चुअल पोजीशन हमारे सामने आए। 2 और 2 4, दैट्स ऑल। ये क्या है, मात्रात्मक आकलन, है ना। देखो 2 और 2 4 कितने होते हैं, ये तो हो गया मात्रात्मक आकलन। और 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं, इसका क्यों का उत्तर क्या हो जाएगा, गुणात्मक आकलन। ठीक है दोस्तों, तो आप मात्रात्मक का मतलब समझ गए, सीधा सा याद रखना, जहाँ पर तथ्यों का आकलन बिल्कुल तथ्यात्मक हो, फैक्चुअल हो, वास्तविक हो, अर्थात जिनके परिणाम संख्यात्मक या मात्रात्मक रूप में मापे जाएं, ऐसा आकलन क्या कहलाता है, मात्रात्मक कहलाता है। दूसरी बात, भौतिक विज्ञानों का आकलन हम मात्रात्मक रूप में करते हैं, है ना। तीसरी बात, भौतिक विज्ञान मतलब ऐसा विज्ञान जिसका इस समाज में, दुनिया में या इस वातावरण में उसका कोई एक मूर्त अस्तित्व हो, एक स्थूल अस्तित्व हो। स्थूल या मूर्त अस्तित्व का मतलब जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकें, जिसे हम छू सकें, स्पर्श कर सकें, हाथ में ले सकें, ऐसा तथ्य क्या कहलाता है, संख्यात्मक या मात्रात्मक कहलाता है। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट।
अब दूसरा बात करते हैं हम, भौतिक विज्ञान के बारे में आप समझ गए। अब बात आती है सामाजिक विज्ञान की, है ना। मैंने बता दिया आपको कि गुणात्मक आकलन कौन से विज्ञान का होता है, सामाजिक विज्ञान का, और मात्रात्मक आकलन भौतिक विज्ञान का। ठीक है, अब सामाजिक विज्ञान क्या है वो देखें। देखो, सामाजिक विज्ञान में शिक्षा विज्ञान तथा मनोविज्ञान को हम लेते हैं, और भी आ जाते हैं। ये मैंने एक उदाहरण दे दिया आपको, शिक्षा विज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, है ना, ज्योग्राफी, भूगोल, ठीक है ना, ये सब किस्में आते हैं, पॉलिटिकल, है ना, या फिर लोक प्रशासन, सारे SST के सब्जेक्ट किस्में आते हैं दोस्तों सामाजिक विज्ञान, है ना। आगे देखें, जिसमें उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। मैं एक एक शब्द को समझा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको बिल्कुल बात दोबारा से, एक बार पढ़ लिया, मुझे सुन लिया, आपको आगे और दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, है ना। आगे देखें, अर्थात किसी व्यक्ति अथवा वस्तु में उपस्थित उस गुण या विशेषता को देखा जाता है जो उस वस्तु या व्यक्ति की समाज में पहचान बनाती है। क्या मतलब, दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ पूरा। सामाजिक विज्ञान में शिक्षा विज्ञान तथा मनोविज्ञान को हम लेते हैं, जिसमें उन विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु में उपस्थित उस गुण या विशेषता को देखा जाता है जो गुण या विशेषता उस वस्तु या व्यक्ति की समाज में पहचान बनाते हैं। समझे आप? देखो, अब मैं एक तुलना कर रहा हूँ भौतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की, यह मात्रात्मक आकलन और गुणात्मक आकलन की। कि मात्रात्मक आकलन में मैंने बताया था जो प्रत्यक्ष है, मूर्त है ना, अर्थात जो हमें बिल्कुल दिखाई दे रहा है, वो ज्यों की त्यों हमने उसको क्या कर दिया, अभिव्यक्त कर दिया, है ना। एक व्यक्ति 5 फीट 4 इंच का है, हमने उसकी हाइट को देखा, नापा और बता दिया कि 5 फीट 4 इंच। अब ना तो वो 5 फीट 2 इंच बता सकते हैं, ना उसको हम 5 फीट 6 इंच बता सकते, नहीं बता सकते। तो कैसा हमने आकलन किया उसका, मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, ठीक है। जबकि सामाजिक विज्ञान में देखो, हम उसके गुणों को देखते हैं, उसके आंतरिक गुणों को, उसकी आंतरिक विशेषताओं को देखते हैं। आया ना इसमें, उस वस्तु में उपस्थित गुण या विशेषता को देखा जाता है ना। समझ गए? मात्रात्मक में हम गुण या विशेषता को नहीं देखते, बल्कि उसकी मात्रा को देखते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को देखते हैं। और जबकि सामाजिक विज्ञान में गुणात्मक आकलन में हम उसके गुणों को देखते हैं। मेरी लंबाई 5 फीट 5 इंच है, ये तो हो गया मैं मात्रा। अब मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा चरित्र कैसा है, ये हो जाएगा मेरा गुणात्मक आकलन। ठीक है, आगे देखें, जो उस वस्तु या व्यक्ति की समाज में पहचान बनाते हैं, है ना। अतः यह स्पष्ट है कि मात्रात्मक अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहा, 2 शब्दों में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। मात्रात्मक आकलन के द्वारा कितना प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, जबकि गुणात्मक आकलन के द्वारा किस प्रकार जैसे प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है ना। मैंने उदाहरण दिया था कि 2 और 2 कितने होते हैं, बालक ने उत्तर दे दिया 4, ये तो हो गया आपका मात्रात्मक आकलन। और 2 और 2 4 क्यों होते हैं या किस प्रकार होते हैं, इसका आकलन, ये आकलन क्या कहलाएगा, गुणात्मक आकलन, है ना। मैंने बताया कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ,
ये तो हो गया मेरा मात्रात्मक आकलन। और उस पढ़ाई लिखाई का मैं कितना उपयोग कर रहा हूँ, कितना सामाजिक, कितना सकारात्मक, कितना लाभात्मक उपयोग कर रहा हूँ, ये कहलाएगा मेरा गुणात्मक आकलन। ठीक है दोस्तों, कि अब उत्तर अब आप क्लियर रखोगे। कितना आया ना इसमें, कितना, इस प्रश्न का उत्तर तो मात्रात्मक, और किस प्रकार, इस प्रश्न का उत्तर गुणात्मक। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अगला। देखो अब बात आती है दोस्तों, थोड़ा स्लाइड चेंज करो, और हाँ देखें, अब मैं आपके सामने लाया हूँ दोस्तों मात्रात्मक एवं गुणात्मक आकलन में तुलना। वैसे आप समझ गए होंगे, फिर भी और देख लेते हैं इसको। मात्रात्मक एवं गुणात्मक आकलन में तुलना, है ना। थोड़ा सा शायद आपको दिखेगा नहीं, मेरे पोज आ रहा है इसमें, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, है ना, ऊपर ले आता हूँ ताकि आपको दिख जाएगा। ये देखो, तुलना करते हैं हम। अब आप समझ गए मात्रात्मक गुणात्मक आकलन होता क्या है। अब इसको हम दोनों में क्या अंतर होता है, क्या समानता होती है, इसको हम एक तुलना के रूप में देख लेते हैं। देखो, ये आपको क्लियर है। मात्रात्मक को और क्या कहते हैं, परिमाणात्मक, मात्रात्मक, और अंग्रेजी में एक ही शब्द होता है इसका, क्या, क्वांटिटेटिव, और गुणात्मक को क्वालिटेटिव, है ना। तो परिमाणात्मक या मात्रात्मक आकलन देखें। परिमाणात्मक आकलन भौतिक विज्ञान का मापन है, क्लियर है, जबकि गुणात्मक आकलन सामाजिक विज्ञान का मापन है ना। जैसे यह शिक्षा एवं मनोविज्ञान में प्रयुक्त होता है, ये तो पहले भी आ गए। दूसरा, परिमाणात्मक में तथ्य स्थूल होते हैं और जिनको हम भौतिक रूप से माप सकते हैं। कैसे होते हैं तथ्य? स्थूल, स्थूल मतलब मूर्त होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, जिनको हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, है ना। जबकि गुणात्मक आकलन भौतिक एवं स्थूल न होकर सूक्ष्म तथा जटिल होते हैं। मैंने बताया ना, दो प्रकार के तथ्य होते हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल का मतलब मूर्त, है ना, और लिख देता हूँ यहाँ पर, पहले भी मैंने लिख दिया। स्थूल का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ मूर्त, क्या है, मूर्त। और जबकि एक शब्द है ना सूक्ष्म, तो सूक्ष्म का मतलब क्या है, सूक्ष्म का मतलब हुआ, हम उल्टा कर दो, अमूर्त। सूक्ष्म का क्या हो गया, अमूर्त। अमूर्त किसे कहते हैं? जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, जिसे हम माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, कुल मिलाकर जिसको हम केवल हमारे अंदर की आत्मा से अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। तो तीसरा देख, इसमें आकलन को निश्चित इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। निश्चित इकाई, निश्चित इकाई कैसे कि 2 + 3 = 5 हो गए निश्चित इकाई। अब निश्चित है 2 + 3 5 होंगे, किसी भी स्थिति में 4 या 6 नहीं हो सकते, है ना। 500 ग्राम में से 100 ग्राम निकाल देंगे तो 400 ग्राम ही बचेंगे। सर्वमान्य तथ्य है, सर्व यूनिवर्सल ट्रुथ है, और प्रत्यक्ष है, मूर्त है, सब दुनिया जानती है ना। तो ये निश्चित इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। और इसमें मतलब गुणात्मक आकलन निश्चित एवं निर्दिष्ट इकाइयों में नहीं व्यक्त किया जाता। कैसे कि आपका वजन कितना है, उत्तर आया 60 kg,
60 किलोग्राम। कैसा आकलन हुआ? मात्रात्मक। निश्चित है 60 किलो। उसका हम भार जब तोलेंगे कितना आएगा? 60, है ना, क्योंकि 60 बताया। अब हाँ, बताने के बाद हो सकता है वो कम या ज़्यादा हो, लेकिन तोलने के बाद तो नहीं होगा, नहीं बताएंगे हम कम या ज़्यादा, तो निश्चित है। लेकिन अब वो 60 किलो वजन का व्यक्ति अच्छा है या बुरा है? कम अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा, कई प्रकार से हमने उसको व्यक्त कर दिया। कोई कहेगा नहीं 60 किलो का वजन एक एवरेज वजन है, जो अच्छा है ना बुरा है। कोई कहेगा कि नहीं 60 किलो का वजन तो बहुत ज़्यादा हो जाता है व्यक्ति। कोई कहेगा अरे कुछ खाता पीता नहीं होगा, 60 किलो कोई वजन होता है क्या? एक मैच्योर व्यक्ति में कम से कम 70-75 किलो तो होना चाहिए। और लड़कियों से आप पूछोगे अरे 60 किलो ये तो बहुत भारी है, गोलू क्या बोलते हैं लड़कियों की भाषा में? गोलू मोलू है ना? कमेंट्स करेंगे लड़के। स्लिम बॉडी होनी चाहिए, 48 किलो, 50 किलो, कुल मिलाकर। खैर एनीवे, कोई निश्चित नहीं है। यही कह रहा है पॉइंट कि इसमें आकलन निश्चित एवं निर्दिष्ट इकाइयों में नहीं व्यक्त किया जाता, और मात्रात्मक और परमाणात्मक में एक निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। अगला इसको फिर मैं नीचे ला रहा हूँ क्योंकि मैं भी देखना चाहिए आपको, है ना। आगे देखें, नंबर 4, ये मात्रात्मक और ये गुणात्मक, है ना। तो देखो मात्रात्मक, इसका संबंध शून्य से सदैव रहता है। ये स्टैटिकल फैक्ट आ गए। इसका संबंध शून्य से सदैव रहता है। उदाहरण जैसे 30 अंक का तात्पर्य 0, मतलब शून्य से ऊपर। सही है ना? शून्य से कितने ऊपर? 30 ऊपर। निश्चित है, कोई बदल नहीं सकता। समझे ना इसको? उदाहरण किसी ने कहा, भाई ये पॉइंट कह रहा है कि इसका संबंध शून्य से निश्चित होता है, हमेशा होता है, सदैव रहता है। क्यों? क्योंकि जब आप, जैसे आपने पूछा कि आपने किसी से कहा कि मेरे तो 80 मार्क्स आए हैं, 80 अंक आए हैं, है ना, तो निश्चित है उस 80 का आधार क्या है? 0। किससे 80, किससे कितने कौन से अंक से कितने ज़्यादा आए हैं? तो आधार क्या है? 0। कि 0 से मेरे 80 ज़्यादा आए हैं, तो 0 से इसका संबंध जोड़ा गया है ना। और जबकि गुणात्मक, इसका संबंध शून्य से नहीं होता। शून्य आता ही नहीं है, यदि आता है तो अर्थहीन हो जाता है। जैसे रुचि, अब बहुत अच्छे उदाहरण है दोस्तों, ये कंपटीशन लायक उदाहरण है आपके पूरे। रुचि बुद्धि परीक्षण में शून्य नहीं होता, शून्य नहीं होता, है ना। ये आप साइकोलॉजी में पढ़ोगे, रुचि टेस्ट, मतलब रुचि क्या कहते हैं, अभिरुचि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण। बुद्धि मैंने आपको पढ़ा भी दिया साइकोलॉजी में, है ना। अभिरुचि पढ़ा दिया, इनके टेस्ट भी पढ़ा दिए। उन टेस्टों को टेस्ट का जब हम मापन करेंगे तो कहीं भी उस मापन का या उसके परिणाम का संबंध शून्य से नहीं होता। ठीक है दोस्तों। और जबकि परमाणात्मक आकलन का संबंध शून्य से होता है ना। शून्य सदैव रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। और लास्ट नहीं, नेक्स्ट क्या है इसका इसकी दोनों की तुलना में? इसमें इकाइयों की स्पष्टता, निर्दिष्टता, सुनिश्चितता होती है,
जैसे 1 मीटर की सभी 3-4 इकाइयाँ समान हैं। मैं बताऊंगा अभी आपको। इकाइयों की स्पष्टता, निर्दिष्टता और सुनिश्चितता होती है। मतलब अव्यक्ति निश्चित है। कैसे? जैसे एक उदाहरण दिया, जैसे स्पष्ट है, सुनिश्चित है, निर्दिष्ट है। निर्दिष्ट मतलब पहले से निर्धारित है। जैसे 1 मीटर की सभी 3-4 इकाइयाँ समान हैं। है क्या मीटर की कुछ इकाइयाँ? क्या मीटर की इकाई? सेंटीमीटर। तो निश्चित है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितने होंगे? 100 सेंटीमीटर होंगे ना। फिट है ना, इंच, गज क्या है? मीटर की इकाइयाँ हैं, निश्चित है। ठीक है ना। जैसे मैंने इससे पहले उदाहरण दिया कि एक फिट में कितने इंच होंगे? 12। 1 मीटर में कितने फिट होगा? लगभग 3.25। 1 फिट में कितना इंच होता है? 40 इंच। तो ये सब क्या फैक्ट है। ये आपका क्या है? परमाणात्मक मापन। जबकि गुणात्मक में इकाइयाँ निश्चित या निर्दिष्ट नहीं होती। उदाहरण जैसे 3 एवं 4 में जो अंतर है वह 13 एवं 14 के अंतर के समान नहीं है। सही है ना। गुणात्मक आकलन में दोनों के अंतर 2 अलग अलग अर्थ रखते हैं। रखते हैं अंतर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते, अगला लास्ट। देखो, इस आकलन में माप में संपूर्णता होती है। जो आंकड़े आते हैं वो कंप्लीट आते हैं। कैसे? कि 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 या 80 प्लस 10 इज इक्वल टू 90। कोई भी ले लें उदाहरण आप, कंप्लीट है, उसमें कोई कम ज़्यादा नहीं है, अधूरा नहीं है, ये कह दें। है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बालक को आपने क्वेश्चन दिया कि 80 प्लस 5, अब वो लिख दे 82 और फिर लिख दे आगे कि शेष में बाद में बताऊंगा। नहीं होता ना ऐसा। तो जो भी परिणाम आएगा वो कंप्लीट आएगा, है ना, संपूर्ण रूप में आएगा। जबकि इसमें किसी बालक की बुद्धि का मापन संपूर्ण शुद्ध रूप में नहीं कर सकते तथा इसमें 2 आकलन की परस्पर तुलना भी नहीं की जा सकती। इसमें जैसे किसी बालक के 90% मार्क्स आए, संपूर्ण है, क्योंकि 100 में से कितने आए? 90। ठीक है। अब इसमें देखो गुणात्मक में, इसमें किसी बालक की बुद्धि का मापन संपूर्ण शुद्ध रूप में नहीं कर सकते। संपूर्ण शुद्ध रूप में नहीं कर सकते। कैसे? कि जैसे किसी बालक के 90% आए और 90% वाले बालक को हम जब बौद्धिक टेस्ट, IQ टेस्ट उसका निकालेंगे तो एक सब्जेक्ट में तो हो सकता है वो प्रतिभाशाली निकल कर आए, मतलब उसकी IQ 120 से ऊपर आए। किसी सब्जेक्ट में वो एवरेज निकल कर आए। तो कोई उसकी शुद्धता का मापन यूँ कहें कि बौद्धिक मापन की में शुद्धता, संपूर्ण शुद्धता नहीं होती। मतलब लगभग शुद्धता तो आ सकती है, गुणात्मक में लगभग शुद्धता आ जाएगी, लेकिन कंप्लीट शुद्धता, संपूर्ण शुद्धता नहीं है। तो सीधी सी बात है। आज मैं 70 किलो वजन है मेरे अंदर, मेरे शरीर में, तो 70 है, संपूर्ण है। लेकिन मेरा चरित्र अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, मेरी माँ के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, और तुम्हारे लिए हो सकता है कि अच्छा ना हो। तो संपूर्ण शुद्धता गुणात्मक आकलन में नहीं होती, है ना। आगे क्या है? तथा इसमें
दो आकलन की परस्पर तुलना भी नहीं की जा सकती। समझ गए होंगे आप दोस्तों इसको। मैंने बताया अभी कि मेरे लिए मेरा चरित्र अच्छा है, मेरी माँ के लिए बहुत अच्छा है, मेरे छात्रों के लिए बुरा है ना। तो नहीं कर सकते माँ के आकलन की और छात्रों के आकलन की तुलना हम नहीं कर सकते। दोनों अपने अपनी जगह पर हो सकता है सही है। ठीक है दोस्तों। और लास्ट में देखते हम परमाणात्मक आकलन में वस्तुनिष्ठता होती है। ये माप स्थायी, स्थिर तथा निरपेक्ष होते हैं। दो शब्द बहुत अच्छे हैं। परमाणात्मक आकलन में वस्तुनिष्ठता होती है, ये माप स्थायी, स्थिर और निरपेक्ष होते हैं। वस्तुनिष्ठता को आपको मैंने पहले कई बार समझाया है कि वस्तुनिष्ठता क्या है। ऐसा मापन, ऐसा परिणाम जिसके, ऐसा आकलन जिसके परिणाम कभी बदलते नहीं, हमेशा समान रहते, हमेशा स्थायी रहते। ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन को मैंने आज जांचा, आज उसमें से मैंने 10 में से 9 दे दी और कल जांचा तो 10 में से 8 है। ये नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो वो वस्तुनिष्ठ नहीं है, फिर वो विषयनिष्ठ है ना। ये मैं पहले आपको पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ दोस्तों। तो अब क्लियर हुआ आपको कि जो संख्यात्मक या परमाणात्मक आकलन होता है वो वस्तुनिष्ठ होता है। वस्तुनिष्ठता का मतलब उसमें स्थायित्व का तत्व होता है, स्थिरता का तत्व होता है। और निरपेक्षता, निरपेक्षता किसे कहते हैं? जिसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं है, तटस्थ है वो बिल्कुल, है ना। ना उसमें बालक के विचार शामिल होते हैं, मतलब परीक्षार्थी के, ना ही उसमें परीक्षक के विचार शामिल होते, बिल्कुल तटस्थ और निरपेक्ष होता है। जबकि गुणात्मक आकलन विषयगत, मैंने अभी बोला कि वस्तुनिष्ठता और विषयनिष्ठता, यदि परिणाम स्थायी है, स्थिर है, निरपेक्ष है तो वस्तुनिष्ठता है। और यदि परिणाम स्थायी नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, बल्कि अस्थिर है, सापेक्ष है ना, तो विषयनिष्ठता है ना। बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों। देखो गुणात्मक आकलन, इसमें आकलन विषयगत, सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव किसे कहते हैं दोस्तों? देखो इसके कई शब्द मैंने आपको बता रखे विषयगत के। विषयगत को और क्या कहते हैं हम? आत्मगत कहते हैं, आत्मगत है ना। इसे कोई कहते हैं हम आत्मनिष्ठ कहते हैं। किसको? विषयनिष्ठ को या विषयगत को आत्मनिष्ठ कहते हैं, है ना। और भी आत्मगत, आत्मनिष्ठ, विषयगत, विषयनिष्ठ, या एक और कहते हैं इसको व्यक्तिनिष्ठ। क्या कहते हैं? और इसी को व्यक्तिनिष्ठ कहते हैं, व्यक्तिनिष्ठ कहते हैं, है ना। क्यों कहा है इसको व्यक्तिनिष्ठ या आत्मगत या आत्मनिष्ठ या विषयनिष्ठ, सब्जेक्टिव क्यों कहा? क्योंकि इसमें परिणाम में व्यक्ति के अपने पूर्वाग्रह या व्यक्ति के स्वयं के विचार शामिल हो जाते हैं। जब स्वयं के विचार शामिल हो जाएंगे, पूर्वाग्रह इसमें समाहित हो जाएंगे, तो निश्चित है परिणाम कैसे होंगे दोस्तों? अस्थिर होंगे, अस्थायी होंगे, है ना, और विषयगत होंगे, और लास्ट सापेक्ष होंगे। देखो कितना अच्छा शब्द है ये, निरपेक्ष और ये सापेक्ष। सापेक्ष मतलब रिलेटिव होंगे। रिलेटिव कैसे? उससे संबंध स्थापित हो जाए। रिलेटिव मतलब क्या होता है? संबंध, है ना। वो संबंधित हो जाएगा किसी न किसी से वो परिणाम। अब किससे संबंधित होगा? व्यक्ति से हो सकता है, वस्तु से हो सकता है, या विषय से हो सकता है, या स्थान से हो सकता है। मैं कॉपी जांच रहा हूँ, बालक मेरा भतीजा है, मैंने उसको नंबर ज़्यादा दे दिए, हो गए रिलेटिव। कॉपी जांच रहा हूँ, बोर्ड की कॉपी है, कॉपी में बालक ने गांव का नाम लिख दिया और बालक वो गांव मेरे परिचित क्षेत्र के आसपास का है, दे दिए नंबर ज़्यादा। रिलेटिव हो गए, रिलेशन से स्थापित हो गए, मतलब वो सापेक्ष हो गया। और जबकि
परमाणात्मक आकलन कैसा होता है? निरपेक्ष होता है ना। दूसरे तत्व शब्दों में और सुन लें कि ये परमाणात्मक आकलन है, ये अगर हम एग्जाम की दृष्टिकोण से देखें तो आप जो एग्जाम देते हो कंपटीशन में कौन से ऑब्जेक्ट टाइप, बहुविकल्पात्मक, वो वस्तुनिष्ठ आकलन है। और जब आप MA BA की एग्जाम देते हो जिसमें क्वेश्चन आते हैं निबंधात्मक या लघुतरात्मक, वो विषयगत या विषयनिष्ठ आकलन है। ठीक है दोस्तों, तो आज आपका मैं टॉपिक लाया था परमाणात्मक एवं गुणात्मक आकलन, है ना। मुझे विश्वास है दोस्तों समझ लिया होगा इसको आपने अच्छे से। और दोस्तों अब तो परीक्षा आपके नियरेस्ट है, संभावित दे दी है, तो इसका ध्यान रखते हुए आप वीडियो उनको अच्छे से सुने, है ना। जैसे भी है, जहाँ से भी है, जिस प्रकार वीडियो को सुनने के बाद आप अपनी तैयारी रखें। ठीक है, ओके, थैंक यू।